नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और आप देख रहे हैं मन की चौपाल। हेलो राजीव जी। मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कितनी बार तो किस तरह के इंसान जो है ज़िंदगी जी रहे हैं और किस तरह से इंसानियत का दौर चल रहा है और कौन-कौन इस समय पे समाज की मदद करने के लिए आगे आए हुए हैं। अमित मिश्रा जी, किस तरह से आप जो है समाज सेवा के अंदर आए और किस उद्देश्य को लेकर आजकल जो है कोरोना काल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं? धन्यवाद निशाना जी। सबसे पहले तो निशाना जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं लास्ट ईयर से आपके कार्यक्रमों को और कार्यों को देख रहा हूँ। जिस तरह से ना सिर्फ आप पत्रकारों की आवाज को बुलंद करते हैं, आप समाज के साथ भी जुड़े हुए हैं। और जहाँ पर सरकारें फेल हो जाती हैं, जहाँ पर सरकार के संसाधन कम हो जाते हैं, वहाँ पर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, चाहे वो डीएम्स हों डिस्ट्रिक्ट्स के, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हों, चाहे वो अन्य अर्धसैनिक बल हों, हर जगह आपने उनको वो चीजें सुविधाएं मुहैया कराई अपने संसाधनों से, अपने संपर्कों से, जो कि जनता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। और उसी कड़ी में आज जो आप वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, इन वेबिनार को भी मैं लगातार उनके संपर्क में रहा हूँ। चाहे वो बच्चों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बुजुर्गों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा रहा हो, आपने हर एक मुद्दे को अपने वेबिनार के जरिए बहुत ही सुंदर ढंग से टच किया है। और वाकई में एक सच्ची पत्रकारिता अगर हम कहें तो वो निशाना जी आप कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं अपने कार्यों पे हूँ, आपने मुझसे पूछा कि किस तरह आप इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से प्रेरणा लेकर ही ये सब कार्यक्रम हमने शुरू किए। चाहे वो आप हो, चाहे वो श्वेता अरोड़ा जी, मैंने देखा पार्टिसिपेंट में वो भी हैं, वो भी बहुत ही एक्टिवली काम करती हैं। जब शिक्षा की बात हम लोगों ने शुरू करी, आपने शुरू करी, तो उसमें भी उनका भरपूर योगदान हमें भी मिला, आपको भी मिला। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से प्रेरणा लेकर ही हमने सोचा कि कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा जाए। और आज जो एक गंभीर समस्या चल रही है कोरोना काल की, उसमें लोगों को किसी ना किसी तरह से मदद पहुंचाई जाए। तो उसी मुहिम में हमने ये सब कार्य स्टार्ट किए पिछले वर्ष से। बीच में कुछ ब्रेक आया, अच्छा माहौल पैदा हुआ दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, लेकिन फिर एक दूसरी वेव मार्च से स्टार्ट हुई और जब आप देख रहे हैं अप्रैल मई में काफी ज्यादा भयानक रूप उसने लिया। तो हमने सैनिटाइजेशन कराया क्षेत्र के अंदर, मास्क वितरण कराए, राशन किट्स वितरण कराई, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अमित जी, आपको लगता है कि अगर स्वयं सेवक या जो है संस्थाएं या व्यक्ति जो है वो मानवता नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी थी? देखिए, बिल्कुल सरकार चाहे वो दिल्ली की हो और चाहे वो केंद्र की हो, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है जनता, क्योंकि इस समय सरकारें जो है जो उनसे उम्मीद रखी जा रही थी उस पर खरी नहीं उतर रही हैं। आज स्वयंसेवी संगठन, आप जैसे लोग आगे आकर जो जनता के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो अस्पताल में बेड का मामला हो, सभी मोर्चों पर जनता को अपने को ठगा महसूस कर रही है। पुन साहब, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या लगता है दिल्ली पुलिस जो दिल की पुलिस है और लोगों को भी आज दिल की पुलिस की तरह ही इंसानियत दिखानी चाहिए? राजीव जी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी सबको मेरा नमस्कार। मैं अभी अमित जी के जो विचार थे राजीव जी आपके लिए, आपके कार्यक्रमों के लिए, वो सब बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अनडाउटेडली आप अच्छे पत्रकार का रोल है, आप वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं। So it's rightly said that every individual tries to live for himself and for his family. अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो सब जीते हैं और सब ही कुछ ना कुछ करते हैं। जीवन वही है जो किसी के काम आ सके। और इस दौर में during this corona period, luckily those who are better, those who have sufficient resources, it is a high time for them to pay back to society. So as a representative of a principal of Satyug Darshan Vidyalaya, Faridabad, I really take it an honor and privilege to announce कि हमारी जो मैनेजमेंट है, जो सत्युग दर्शन ट्रस्ट है, उसका हमेशा ही उद्देश्य यही रहा है कि शिक्षा को प्रमोट किया जाए, वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि हमारा नाम ही सतयुग है। तो
सतयुग दर्शन का अगर मतलब देखें तो यही है कि कलयुग से सतयुग की तरफ कैसे बच्चों को तैयार किया जाए, कैसे हम एक सशक्त भारत, आत्मनिर्भर संपन्न भारत बना सकते हैं, जिसमें कि हमारी जो सोच है वो प्रोग्रेसिव हो, वो फ्यूचरिस्टिक हो, वो ग्लोबल हो, लेकिन हम अपने रूट्स के साथ जरूर अटैच रहें। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सतयुग दर्शन की जो ट्रस्ट है उसने एक निर्णय लिया है कि हम 12 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कि 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स की एज में हैं और बच्चे होनहार हैं, काबिल हैं, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, बट दे आर नॉट इन पोजीशन टू कंटिन्यू देयर स्टडीज, मे बी ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, या ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड दे हैव लॉस्ट ईदर देयर पेरेंट्स, और यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स तो हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके पेरेंट्स की जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो जॉब्स हैं, वो चली गई। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचना चाहूंगा, ये अपना जो इनिशिएटिव है इसको बताना चाहूंगा कि सतयुग दर्शन विद्यालय 12 ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को स्पॉन्सर करेगा जिनसे हम कोई ट्यूशन फीस नहीं लेंगे, कोई भी हम उनसे एडमिशन फीस नहीं लेंगे और कोई भी उनसे स्कूल की फीस नहीं चार्ज की जाएगी, प्रोवाइडेड दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट, आई एम अगेन सेइंग दे मस्ट बी एकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, या उनमें कोई स्पेशल स्किल हो, कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग हो जो उनको रियली डिजर्विंग बनाता हो। तो इन सब क्राइटेरिया और उनका पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड और उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इन सब को चेक करके हम 12 बच्चे ऐसे सिलेक्ट करेंगे और उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आपसे एक अनुरोध भी करूंगा कि हमारे कई मीडिया कर्मी जो है वो इस समय पर जो है स्वस्थ सुधार गए हैं और कई मीडिया कर्मियों की नौकरी भी चली गई है। अगर उनमें से उनके परिवार को कुछ आप सहायता कर पाए बच्चों के लिए तो मुझे रहेगा कि बहुत अच्छा एक ऐसा काम, क्योंकि पत्रकार जो है मान सम्मान के लिए जीता है और जब उसकी स्थिति खराब हो जाती है तो वो किसी से अपना दर्द भी नहीं कह पाता। सर हम बहुत शॉर्टली इसके ऊपर एक सारा जो है गाइडलाइंस तैयार करके और फिर आपके चैनल के माध्यम से या श्वेता जी के माध्यम से सोसाइटी में, समाज में दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसे जो बच्चे हैं वो हमें रेफर कर सकते हैं। तो जो हमारे मापदंड हैं, जो भी हमारे रूब्रिक्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, अगर वो उनको फुलफिल करते होंगे तो डेफिनेटली सतयुग दर्शन विद्यालय में उन बच्चों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुरी साहब कि वाकई आपने अच्छा काम किया इस समय पर जो है। अनिल वाजपेयी साहब, आज आप विधायक के अलावा जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, किस तरह से आप जो है संघर्षमत रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि आपके दिल्ली सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की और आप बीजेपी के विधायक हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इंजेक्शन को भी लेकर के बहुत दिक्कतें आई आपको, तो और क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं इस समय आप जनता के लिए? देखिए साहब, हमारे यहाँ वैक्सीन लगाने का सेंटर था। हमारे यहाँ सबसे लेट खुला और उसके लिए जब हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री को, डीएम सादरा को और आप मीडिया कर्मियों को, सबको हमको ये कहना पड़ा कि अगर मेरे यहाँ सेंटर नहीं खोले तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, धरने पे बैठूंगा। तब ये स्थिति हुई कि हमारे यहाँ वैक्सीन सेंटर हमारे यहाँ खोले गए। आज भी मेरे यहाँ राजगढ़ में कोवैक्सीन का सेंटर 3 दिन से सर बंद पड़ा है। 3 दिन से वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोवैक्सीन नहीं आई। 12 तारीख को सेंटर खुला हुआ, आज सर आज हमारे यहाँ पे वैक्सीन सेंटर 3 दिन से बंद पड़ा है। तो हमें कई मामलों पे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, हमने कहा आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करिए। दिल्ली में 70 विधायक हैं और 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और 8 विधायक बीजेपी के हैं। तो सबके साथ इस कोरोना ऐसी महामारी में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जो और 62 विधायकों को उनका अगर हक मिलता है तो हम 8 विधायकों को भी मिलना चाहिए। मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे यहाँ 3 सेंटर खोले। 2 सेंटर, एक बुलंद मस्जिद में कल शुरू होने जा रहा है और एक वैक्सीन का सेंटर हमारे यहाँ वो मंडे को शुरू होने जा रहा है। तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे यहाँ 5 सेंटर हो जाएंगे
इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये है कि और भी हमारे यहाँ बहुत से काम होते हैं, उसमें काम में रोड़ा अटकाया जाता है। कभी अधिकारियों को कहा जाता होगा इनकी फाइल रोक लीजिए, कभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बोल दिया जाता है। तो हमें इन सब कामों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा जद्दोजहद और संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन सर, हम अपनी विधानसभा में दलगत राजनीति से उठकर हमने कभी, क्योंकि जनता का जब मैं चुन कर आया तो मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं। मेरे ऑफिस में मेरे पास किसी का टेलीफोन कॉल्स आता है, किसी के लिए किसी को गैस की सिलेंडर की जरूरत पड़ी, किसी की हम लोग व्यवस्था दवाई के लिए भी करनी पड़ी। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मेरी माँ ये जरूर हमसे कहती थी कि अगर आप कुछ कर रहे हो उसका प्रचार ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कम से कम इतना काम तो नहीं करता हूँ कि मैं कर बहुत रहा हूँ, छुप कम रहा हूँ, बता ज्यादा रहा हूँ। तो ये अपना आदमी का व्यक्तिगत अपना कैरेक्टर होता है। और हम लोग काफी योजनाएं चला रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ हम लोगों ने राशन वितरण किया है, परसों भी हम लोगों ने राशन वितरण किया है। और जो हमारे अपने साथी हैं, जो हमारे मित्र हैं और जो हमारी RWAs हैं, हमने उनसे कह रखा है कि आपके एरिया में अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है, कई लोग बस सब शर्म के मारे भी नहीं कह सकते कि हमको राशन चाहिए या हमें किसी चीज की डिमांड है, तो हमारे जो लोग साथी हैं वो लोग लिस्ट तैयार कर लेते हैं। अगर 100 लोगों की लिस्ट बन गई तो हम 100 लोगों के पैकेट्स बनाकर हम उनसे संपर्क करके या तो एक जगह बुला लेते हैं या फिर हम अपना एक कार्यकर्ता खुद जाके उनके यहाँ कराता है। और कभी हमने ये नहीं कहा कि विधायक जी ने ये किया है, क्योंकि ये वक्त तो भाई साहब सबके साथ है। आज आप देख रहे हैं कि 200 300 करोड़ रुपए के लोगों को भी आज दिल्ली में बेड नहीं मिला और लोगों की डेथ हो गई। और लेकिन दिल्ली सरकार जो ढपली बजा रही है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैंने तो कहा है, मैंने कहा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो 2013 में ये कहा करते थे कि हम जो भी करेंगे जनता से पूछ के करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आज हम 8 विधायकों को लेकर, आप 5 विधायक आप अपने लीजिए, 5 हमारे या 3 विधायक बीजेपी के लीजिए 8 में से और 3 अपनी पार्टी के लीजिए, और आप बिल्कुल सारे अस्पतालों में चलिए और मीडिया के लोगों को भी लीजिए और जो लोग वहाँ एडमिट हैं उनसे पूछिए कि तुमको कौन सा डॉक्टर कितने बार देखने आता है, तुमको पानी गर्म मिलता है नहीं मिलता है, तुम्हारा हाल कोई पूछता है या नहीं पूछता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज परलोक सिधार गए, जिनको अस्पताल में कोई डॉक्टर पूछने के लिए भी नहीं गया। आज कितने हमारे पुलिसकर्मी मर गए, कितने हमारे मीडिया के बड़े बड़े नाम चिन्हित नाम थे, वो लोग, उन लोगों की डेथ हो गई आज। तो मैं उनको अपनी तरफ से संवेदनाएं भी उनके परिवार के प्रति व्यक्त करता हूं। और जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको वो होना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। और जैसा आप लोग एडवाइस करेंगे मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद आपका वाजपेयी साहब। और उम्मीद है कि जिस तरह से आप आज समाज की सेवा कर रहे हैं, इस तरह से और विधायकों को भी ये देखना चाहिए और जुड़ना चाहिए कि किस तरह से हम सब कुछ भूल जाएं कि हम विधायक हैं और इस समय मानवता के लिए कम से कम आगे आए। आपने कहा काफी लोग जो है वो मौत के मुंह में गए हैं, बिल्कुल दोहराए नहीं। और मौत के बाद कई ऐसे परिवार भी हैं जो अस्थियां तक लेने नहीं गए हैं। ऐसे में हमारे पत्रकार साथी विजय शर्मा जो शानदेवी अर्जुन के संपादक हैं वो जुड़े, और उसके साथ साथ कई ऐसे हैं जो बीमार पड़े हुए लोगों को छोड़ जाते हैं और उनको किस तरह से एम्बुलेंस मैन जो है हिमांशु कालिया, वो किस तरह से, वो उनकी वाइफ ट्विंकल कालिया जो किस तरह से लेकर के जाते हैं, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। हिमांशु जी। सबसे पहले मैं आपका और जितने भी साथी इस समय जुड़े हैं जूम ग्रुप पे आपके साथ, उन सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की दुआएं और आशीर्वाद यूं ही हमारे साथ रहेगी। अभी तक हमने कई बार ऐसे केसेस देखे और अभी तक देख रहे हैं कि जहां किसी की मृत्यु होने के बाद परिवार के सदस्य भी उस डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे हैं और इवन हमें ये कह रहे हैं कि आप तीसरी मंजिल से बॉडी उतारिए, एम्बुलेंस में लेके जाइए, इनका अंतिम संस्कार करवाइए और अगर हो सके
तो एक वीडियो बना करके व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर दीजिएगा। और मैं कहीं ना कहीं ये भी समझता हूं कि ये गलत नहीं है, क्योंकि इस समय इस बीमारी का खौफ है और सभी के घर में बच्चे हैं, सभी के घर में हंसता खेलता परिवार है। तो वो कहते हैं कि जो गया हमें उसका तो दर्द है। और इस समय भी आप देख रहे होंगे, मैं इस समय भी एम्बुलेंस ही चला रहा हूं और अभी एक मरीज को अस्पताल छोड़ के निकला हूं। ये भी सिचुएशन देख रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो मरीज को, तो घर वाले उसको और डॉक्टर लोग सबसे पहले यही देखते हैं, इसी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं इनको कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं है। बड़ा दुख हुआ जब मेरे एक असिस्टेंट जो मेरे एम्बुलेंस में मेरे साथ बैठते थे, उनकी डेथ हुई, कोविड-19 की वजह से हुई। सरकार चाहे कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या आप उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं जो आगे बढ़ के किसी की जान बचाना चाहता हो? मतलब अगर हम उन लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे जो एज ए वॉलंटियर अपनी जान जोखिम में डाल के किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप फिर किसके लिए आगे आकर के कुछ करेंगे? तो क्या हम इंसानियत का फर्ज तो निभा सकते हैं? धन्यवाद। वाकई मैं कहता हूं कि साथी हाथ बढ़ाना जो है आप लोगों के, वैसे ही हमारा भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता है कि आज जो है मुझे लगता है कि आज हमारे हर व्यक्ति जो है वो दिल से या शरीर से कहीं ना कहीं समाज की सेवा में कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कई लोग ऐसे भी नजर आए जो शमशान के अंदर अपनों को छोड़ गए और जले हुए के बाद जो राख बची उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। हमारे एक पत्रकार साथी जो पिछले 19 साल से, विजय शर्मा, जो सांदे वीर अर्जुन के संपादक हैं, न्यूज एडिटर, वो लोग लगे रहे हैं। किस तरह से हम सीधे बात करते हैं, विजय जी। राजीव भाई, सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आज वो इतने व्यस्त होने के बावजूद भी सब लोग निकले, और खासकर हिमांशु कालिया जी के भी मैं सुन रहा था। राजीव भाई, पहले तो मैं इसलिए कह रहा था कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हिमांशु कालिया जी जैसे बता रहे थे कि उनको ये भी ऑर्डर हो जाता है कि तीसरी मंजिल से बॉडी उतारिए, उनको करिए। अभी रिसेंटली जिस दिन दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और रात तक वेटिंग चल रही थी शवों की, उस समय की परिस्थिति इतने विकट थी राजीव भाई कि रात भर नींद नहीं आई। लगा कि जो अपने घर से जाता है वो ये कह करके जा रहा है कि शायद ये मेरा अंतिम मिलन होगा। दिल्ली के शमशान घाटों में गए जहां करीब 6000 राजीव भाई 6000 कोरोना पॉजिटिव लोगों के अस्थियां विभिन्न शमशान घाटों से हमें मिल गई। हमने उनको बाकायदा सह सम्मान एकत्रित किया और निगम बोध घाट पर एक रूम लेकर के हमने उनको वहां पर अभी स्थापित किया, क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है। पितृपक्ष में हम इन सबको लेकर के विधिवत, क्योंकि मैं खुद और मेरी सारी टीम, आप भी मेरे साथ एक बार गए थे और आप हमेशा जाते रहते हैं, इस काम को करते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम वहां पर इसको पूरा अपने पारिवारिक उद्देश्य से करते हैं कि ये मेरे परिवार की अस्थियां हैं और मुझे उसी सम्मान के साथ इसको करना है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि इस समय जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उस काल को देखते हुए हम लोगों को, सबको, किसी भी सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे फ्रंट वर्कर्स हैं, उसमें हमारे डॉक्टर्स आ गए, सफाई कर्मी आ गए, हमारे दिल्ली पुलिस के जाबाज, और इस बार तो खासतौर पे मैं वीरेंद्र पुंजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि मैं उनका हृदय से आभार करता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस बार, जहां पिछली बार शक्ति दिखाई थी, इस बार उन्होंने सेवा का उससे भी बड़ा एक माध्यम दिखाया। और सेवा के साथ साथ उन्होंने वो चीजें कर दिखाई जो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने वो काम करा। और सैल्यूट है इस बार दिल्ली पुलिस को, जवानों को, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को, कि उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति के साथ दिल्ली को संभाला। हम लोग भी जो काम कर रहे हैं अस्थियों को एकत्रित करने का, उसमें भी उनका विशेष योगदान रहा है, उनमें आप सब लोगों का योगदान रहा है। और मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अभी हमारा ये काम चल रहा है, निरंतर मेरी टीम लगी हुई है, दिन रात हम लोग शमशान घाटों से स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जहां जहां स्थितियों में अस्थि ग्रह भरे पड़े हैं, हम उनको कहते हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर ये हर शमशान घाट पे अब एक स्लोगन लग गया है कि अगर अस्थि अगले दिन कोई नहीं उठाने आएगा तो हम उनको प्रवाहित कर देंगे। हम उनको प्रवाह करने के लिए हम लोग ले लेते हैं और उनको लेने के बाद विधिवत पितृपक्ष के अंदर इनको हम हरिद्वार के कनखल के सती घाट पे दूध की धारा के साथ और 100 किलो पूरी वैदिक रीति के अनुसार हम इनका विसर्जन करेंगे। बिल्कुल विजय जी, मैंने आपका देखा है किस तरह से आप जो है बैंड बाजों के साथ यहाँ से सभी अस्थियों को लेके जाते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें बहुत खर्चा भी आता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से 3000 रुपए जो है मैं कल आपके पास भिजवा दूंगा, और मैं चाहूंगा महाकाल जो है सबको ठीक ठाक रखें, और जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं वो उस तरह से सेवा करते रहें। विजय जी,
पिछले जब से कोरोना काल चालू हुआ है तभी से मैंने देखा है, और मैं डेली देखता हूँ कि आपकी व्हाट्सएप पे जो है एक मैसेज आता है कि किस तरह के आज आप किस किस इलाके के अंदर, किसी घर के अंदर सैनिटाइज कर रहे हैं और करवा रहे हैं। कितनी खुशी मिलती है कि राजनीति सब भूल करके इस समय आप मानवता की सेवा में लगे हैं। अगर ये नहीं करूंगा, अगर देश का कोई सैनिक है, वो बॉर्डर पे खड़ा है, उसको पता है कि किसी देश से अटैक होता है, चाइना अटैक करता है या पाकिस्तान अटैक करता है या कोई अदर देश हमारे बॉर्डर पे अटैक करता है, तो सैनिक ये सोच ले यार मेरा तो कुछ, मैं चला जाऊंगा दुनिया छोड़ के, मेरा परिवार का क्या होगा। अगर वो लड़ सकता तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। डॉक्टर ये चीज सोच लें कि मैं मरीज का इलाज नहीं करूंगा, मेरे को कोरोना हो जाएगा, मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, तो क्या हाल होगा। इसी तरह पुलिस मैन भी है, कई सर्विस मैन ऐसे हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं। सैलरी तो मिलना चलो स्वाभाविक है, जो सरकारी आदमी है। तो मैंने कहा मैं तो सिविलियन आदमी हूँ, चुनाव भी लड़ता हूँ, पार्टी से ही रहता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं इसी की शुरुआत करूंगा तो मेरे को देख के कई लोग और भी करेंगे। तो मैंने वो शुरुआत क्या करी, वो तो कर्म ही बनता चला गया। उसके बाद तो लोगों ने करना शुरू कर दिया, मुझे इतना एप्रिसिएशन मिला कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं ये कुदरत का वो बताना था, एक जो कुदरत का एक बहाना बोलते हैं कि काम का जो रूप था वो मुझे दिया और मैंने करा। किसी राजनीतिक मन से नहीं बोल रहा मैं। अब जो मर्जी कहते कि हमने कोरोना पे विजय पानी है या पा लेंगे, कोरोना पे विजय हो जाएगी, मगर जो त्रासदी जो दुख झेला है दिल्ली की जनता ने, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। बड़ा भयंकर मंजर था जो समय निकल गया। मैं चाहूंगा जो ब्लैक फंगस नाम का जो अब भी कह रहे हैं कि वो आने वाला है, उसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि दिल से काम करें कि हमारी जो है स्वास्थ्य सेवाओं कहीं ना कहीं लाचार है। राजीव जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये काम अभी से नहीं कर रही, मेरे को ये काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। मेरी एक सखा फाउंडेशन बनी हुई है जिसमें हम लोग गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को हम खाना खिलाते हैं। कोरोना काल के अंदर मैंने ये किया कि मैंने सूखा खाना, यानी कि एक सूखा राशन जिसे बोलते हैं हम लोग, मैं उसके अंदर सारी दालें A to Z जितनी भी दालें हैं वो सारी दालें, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो क्या कहते हैं अपना घी, और सारी जितने भी सूखे मसाले हैं वो हम पैकेट जो हैं आज भी अभी तक हम रोज एक ना एक घर में जरूर पहुंचा कर आते हैं। मैंने आपके माध्यम से ही, मैं इसके लिए आप ही का शुक्रिया अदा करूंगी दिल से कि आपने मुझे जो काम सौंपा वो मैं कर सकी। और मैंने इसके अलावा भी सभी हॉस्पिटल्स के अंदर, रोहिणी के अंदर तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी पैड बनाई हुई है कि आधी रात को भी बोलेंगे तो भी मैं किसी ना किसी को जरूर वहां तक उस बंदे को एडमिट भी कराऊंगी, और जहां फाइनेंशियली हेल्प होती है वहां मैं उस बंदे की फाइनेंशियली हेल्प भी करवाती हूँ हर हालत के अंदर। और उसके अलावा जैसे एम्स में भी अभी मैंने करवाए, यशोदा हॉस्पिटल में करवाए, फॉरेस्ट में करवाया, तो जहां जहां मेरी पकड़ है वहां वहां मैं आज भी सब लोगों को एडमिट भी करवा रही हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिलवा रही हूँ। हम जितने कोरोना पेशेंट हैं उन सबको आज भी हम खाना 14 दिन तक, 18 दिन तक, जब तक वो मांगते हैं हमारे यहाँ से रोज बनकर जाता है। पूरे पैकेट्स हम बनाकर रोज उनके यहाँ पहुंचा रहे हैं, और ये काम मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यू कर। शायद आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आज मैंने वो स्टडी की, आज मेरा एक आर्टिकल भी जाना था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2 वैक्सीन से कुछ नहीं होगा जब तक आपको 3 वैक्सीन नहीं लगेगी। और दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, आप बताओ क्या हमारे लिए अभी तक कहीं वैक्सीन का इंतजाम हुआ? आप बताइए, कहीं हुआ? सारे सेंटर बंद हो चुके हैं। आज कम से कम 25 सेंटर आज और बंद हुए हैं। बहुत शानदार। मैं कहता हूं कि हमारे पत्रकार जो है, देखिए सबसे पत्रकारिता के साथ साथ जब हम समाज सेवक का काम करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। देखिए अंजलि जी, बहुत दुर्भाग्य लगता है कि आज जो है पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना योद्धा मीडिया कर्मियों को, और उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया। दिल्ली सरकार को हमने ज्ञापन दिया, डायरेक्टर को दिया, सीएम को दिया, उसके एलजी साहब को दिया। जिस दिन एलजी साहब को ज्ञापन दिया उसी दिन शाम को जो है केजरीवाल साहब ने घोषणा कर दी कि हम जो है कार्यालय में जाके इंजेक्शन लगवाएंगे। क्या इनको ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर इतने ऑफिस नहीं है, यहाँ फ्रीलांसर बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा, हमारे पत्रकार साथी फ्रीलांसर सबसे ज्यादा हैं। क्या उनके लिए कभी मेरी डिमांड थी कि एक अलग से काउंटर बना दिया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बना दें, या दिल्ली के अंदर 1 या 2 बना दें, कम से कम वहां जाए, वो अपने परिवार के साथ जाए, इंजेक्शन लगवा सके, वैक्सीन लगवा के आ सकता है। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं मुझे लगता है। लेकिन वही बात आई थी कि शॉर्ट मेमोरी है हमारे यहाँ पर, जब चुनाव आएंगे तो जनता जो है भूल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के, कोई परिवार से, कोई रिश्तेदारी से व्यक्ति की मौत हुई है, वो बात इनको याद रखनी चाहिए। तो वाकई रूप में प्राण पे कोई कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, मानवता की दिखा रहे हैं कि भाई किस तरह से आज जो है साथ ही हाथ बढ़ाना, जो हमने कार्यक्रम का आज का नाम रखा है वो इसीलिए रखा है। राजीव भाई एक चीज मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहता हूँ जी। जैसे अंजलि जी ने अभी कहा वैक्सीन वाली बात,
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब लोग जो आपने जोड़े हुए हैं, जो सेवा कार्य में लगे हैं, महादेव ने साक्षात इनके वैक्सीन लगाई हुई है, निश्चिंत रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ऊपर वाले के लेखे में उसका कंप्यूटर कभी हैक नहीं होता, वो जो सेवा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं वो उनकी नजर में है। और वैक्सीन लगे या ना लगे, मैंने अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि महादेव की कृपा है। और मैं समझता हूँ जिनको आप जोड़ रहे हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई और अगर उसको लगाने से बच जाए तो बच जाए, क्योंकि अमूमन मैंने देखा जिनको 2 वैक्सीन भी लगी है उनकी भी डेथ हो गई। के अग्रवाल जी उसका उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी अपने अंदर हम इस संशय ना लाएं, अपनी इम्यूनिटी को और अपनी विल पावर को मजबूत करके मैदान में उतरे। ऊपर वाला हमारे साथ है। आज वो यही इन नेताओं को भी दिखा रहा है कि तुम अपने आप को कितना दम्भ भर लो, तुम्हारे से बड़ा अभी मैं बैठा हूं। इसलिए सब एक बार सबने अब भगवान को याद करना शुरू कर दिया। मैं आपको राजीव भाई एक चीज और बता दूं कि जिस समय ऑक्सीजन के त्राही त्राही माम हो रहा था, उस समय पिछले से भी पिछले बुधवार को एक सपना आया कि इसके लिए हमें वायुदेव का यज्ञ करना चाहिए, पवन देव का यज्ञ करना चाहिए। मैं सबसे पहले आगे बढ़ा और मैंने किया, और बृहस्पतिवार के बाद से शुक्रवार से ऑक्सीजन का चीज कम होनी शुरू हो गई कि लोगों की अब जरूरत कम होनी शुरू हो गई। मैं इसलिए कहता हूं कि आपने राजीव भाई जितने भी ये योद्धा जोड़ रखे हैं, ये सब जमीन से जुड़े हुए योद्धा हैं। ये महादेव की इन पे कृपा है, भगवान की इन पे कृपा है। इनको कोई जरूरत नहीं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। तो ऊपर वाले का साक्षात चाहिए। हमें किसी नेता की नहीं, हमें किसी की कोई निंदा नहीं करनी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आज अपने घर घर के मुख्यमंत्री बनके अपने और अपने परिवार के साथ जहां तक हो सके समाज की रक्षा करने का दायित्व आप और हम निभाएंगे। पुल साहब आपका स्वागत है। दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस, कई रूप देखने को मिले और ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि वाकई अगर पुलिस दिल्ली की है तो दिल्ली पुलिस है। राजीव निशाना साहब, आप और आपके साथ उपस्थित सभी पब्लिक फिगर्स जो निस्वार्थ भाव से आज भारत में खासकर दिल्ली में जो एक डिफरेंट किस्म का माहौल क्रिएट हुआ है हेल्थ इशू के ऊपर, आप सब मिलकर एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये टीम दिल्ली है जो मिलकर के जो संभव हो सकता है अपने आप से अपना 100% उसमें कमिटेड होकर के सेवा कर रहे हैं। जहां तक आप पुलिस का सवाल कर रहे हो, दिल्ली पुलिस का सवाल कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, ये खाली पुलिस ही नहीं, डॉक्टर भी जो है वो दिल से अपना लगे हुए हैं, नर्सेज हैं वो भी अपने दिल से लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी भी दिल से लगे हुए हैं। ये दिल हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के दिल में ममता है, स्नेह है, सेवा है, निस्वार्थ भावना से अच्छे कार्य करने की क्षमता भी है, नियत भी है और उसको आगे करते रहने का जज्बा भी है। ये सारी चीजें आपको स्वयं पिछले 1 साल से लेकर अब तक के जो स्थिति चल रही है पूरे विश्व में, हिंदुस्तान ने इसको प्रूव करके भी दिखाया है। मैं तो ये कहता हूं कि तीसरी वेव आएगी ही नहीं। तीसरी वेव क्यों आई? जब पहली वेव शुरू हुई थी तो गाइडलाइंस इश्यू हुई थी कि हमें क्या करना है। हमें कैब चलानी थी, CAB कैब, यानी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। हमें मास्क पहनने हैं, अब डबल मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइजर्स यूज करना है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हमें बाहर जाते समय हर सावधानी अपनानी है, सफाई का ध्यान रखना है। ये प्रोटोकॉल अपनाना है और इसको निरंतर लागू करना है। दूसरा, तीसरी लहर ना आने का कारण बनेगा कि हम अन्यथा अपने घर से ना निकले। गर्मियों का मौसम है, भीड़ भाड़ से बचे। बस आपको पुलिस का कहना मानना है, ये आपका काम है, क्योंकि पुलिस आपको कभी कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहेगी। वो केवल वही काम करेगी जो समाज के हित में बेहतर होगा, जिससे समाज का स्तर अच्छा बनेगा, सकारात्मक सोच बनेगी, कोऑपरेशन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम विजय गल्होत्रा जो हैं एक बार शायद फिर कुछ कहना चाहते हैं। जी विजय। सरकार को जो काम है वो करने चाहिए थे, वो जो नहीं किए।
तो इतनी बड़ी त्रासदी थी, लोगों ने खुद अपनी मदद खुद की है, दोस्तों ने दोस्त की मदद की है, इंसान ने इंसान की मदद की है। सरकारों का बिल्कुल 0% योगदान था इस समस्या से लड़ने का। मैं इसका बहुत भोगी गवाह हूं इस बात का। मैंने बड़ा भयंकर मंजर देखा है, और एक भी हॉस्पिटल हमारे दिल्ली में नया नहीं बना। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, केवल ये थोती बातें करना, विज्ञापनों पे खर्चा करना मैं किसी के लिए नहीं कह रहा। सरकार को आगे ध्यान रखना चाहिए इस बात का। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सरकार को जो है मुझे लगता है बहुत बड़ा सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से लोगों की मौत हुई है, और कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि अगर उनके परिवार के होते तो प्राइवेट अस्पतालों में उनको तो एडमिशन मिल गया, क्योंकि जो भी नेता हैं उनको तो एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन आम आदमी को नहीं मिल पाता। बहुत बड़ा दुख होता है। राहुल, किस तरह की इस समय आपने देखी पत्रकारिता बिल्कुल अलग तरह की हो गई, आपने कई चीजें बहुत अच्छी अच्छी निकाल के आए कि किस तरह के समाज सेवक जो है वो जुड़े हुए हैं, कालाबाजारी चल रही है कई तरह की। तो कैसा लगा कि इस समय भी लोग जो है कालाबाजारी करने में लगे हुए? सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं और आप जितने वरिष्ठ हैं आप लोगों से ही सीखा है और सीख रहा हूं, चाहे विजय सर हों, राजीव सर हों और वीरेंद्र सर हों, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फील्ड में अक्सर इनसे मुलाकात होती है, कई मामलों में होती है। लेकिन मैंने इस लॉकडाउन के समय और इस मौजूदा समय में स्टोरीज करने का ये कोशिश की है मैंने कि कुछ अच्छी चीजें भी जनता को दिखाएं, यानी टीवी के माध्यम से, कि जागरूक कैसे किया जाए, क्योंकि हम भी एक माध्यम बन सकते हैं। और माध्यम बनने का ये एक कोशिश रहता है, क्योंकि अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी, अगर दवाइयों की कालाबाजारी चल रही थी, तो इसी के माध्यम से मैंने ऐसे लोगों को एक्सपोज भी किया है। हालांकि कुछ पलायन हो रहा था, पलायन के पीछे आपदा में जो अफसर बने थे बस वाले, उनको भी एक्सपोज किया था, लेकिन मकसद ये नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को जागरूक करना, थोड़ा अवेयर करना कि किस तरीके की स्थिति परिस्थितियों में हम रह रहे हैं। और राजीव सर, आपसे सीखा ही है और देख ही रहे हैं आप कि ग्राउंड में रहते हुए हमको हर तरीके से कई कई चुनौती भी झेलनी पड़ती है। हालांकि हम इस कोरोना के दौर में जी रहे हैं, कई ऐसी चीजें देख रहे हैं, उसके बावजूद हमें समय निकालते हुए परिवार को भी देखना है, खबरों को भी देखना है। और अभी मैं कोशिश ये रहती है कि जितने भी गुड वर्क, जैसे विजय सर की बात करें, विजय शर्मा सर, जिस तरीके की अस्थियों की बात हम कर रहे थे, मैं एक स्टोरी करने वाला हूँ, इनसे पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि ये वो काम है शायद जो नहीं करता कोई, और ये वो हट कर करते हैं। और शायद ये लोगों तक जाना चाहिए कि हम डरते हैं, कि मन में हमने एक चीज बैठा लिया कि डर जिसको कह रहे हैं, डर ना करके अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें कि शायद एक उम्मीद लोगों में होती है कि कोई हमारी मदद करे, तो शायद विजय जी वो काम कर रहे हैं, राजीव सर आप लोगों को जोड़ रहे हैं और हम आपके साथ लगे हैं, और हम भी आउट ऑफ द वे जाके अगर हमारी जो हर संभव कोशिश होती है कि लोगों की मदद की जाए, तो एक टीवी के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल राहुल, और बहुत अच्छा है कि हम लोग पॉजिटिव पत्रकारिता करें, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। इस समय कुछ चैनल जो है वो नेगेटिव पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी बातें दिखाना चाहिए कि पब्लिक बहुत ज्यादा डरी हुई है। सदमे से सबसे ज्यादा जो है, कल हमारा एक टॉपिक इसी बात पे रहेगा कि किस तरह से लोगों की मौत जो है वो अटैक से हो रही है। हार्ट अटैक से जो मौत हुए हैं उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये हम लोग मीडिया जो है वो जिम्मेदार, मुझे लगती है, मेरा मानना पर्सनल निजी तौर से ये है, क्योंकि मैं इबास के डायरेक्टर से भी जब एक बार इंटरव्यू लेकर आया था, उन्होंने यही कहा था कि आप चैनल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि बार बार जब आप न्यूज को देखते हैं तो आपके माइंड पे छप जाती है और ऐसा लगता है कि आप खुद शिकार हो गए हैं। हम चलते हैं इस समय पे राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं पुरानी दिल्ली में, जो इस समय लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। राकेश, कितनी इस समय खुशी मिलती है आपको कि जब आपको लगता है कि नहीं, इस समय मानवता का दौर है, कि अपने पास से, मैंने देखा है कि अगर आपके हाथ में रोटी है शायद वो भी आप दे देते हैं। सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। राजीव भाई, कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, ये बात सही है। पुरानी दिल्ली जो शाहजहानाबाद है, हम यहाँ देखते हैं भाईचारा। नेक्स्ट जो लॉकडाउन था और इस बार का भी लॉकडाउन रहा है, इसमें बहुत देखने को मिला। लास्ट ईयर हमने हमदर्द चौक के ऊपर जो लॉकडाउन इतना लंबा गया, तो जो बेचारे सड़कों पे मजदूर थे या पोअर लोग थे या भिखारियां बोल दूं, तो वो लोग भूखे थे, ढाबे होटल सब बंद थे, पैसा नहीं था लोगों पे। तो हमने अपने लोगों के साथ मिलकर वहाँ बराबर जितने दिन दिल्ली में लॉकडाउन रहा, हमने सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर सबको बैठाकर डेली 700-800 लोगों को हमने खाना खिलाया। वो बराबर चला।
उसमें हमारा दिल्ली पुलिस का बहुत सहायता करी। कमलाबाग थाने के एसएचओ साहब जहाँ साहब थे, एसीपी अनिल जी थे, वहाँ से हमें बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने हमें पैसे भी दिए और हेल्प भी करी। तो उसके बाद अब इस बार जो ऑक्सीजन की हमने देखी, लोग चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अब तड़पते देखा है ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि मैं सरकार की नहीं बोलूँगा, सरकार तो असफल रही है और जो मानवता लोगों ने दिखाई है, जैसे भाई साहब बता रहे हैं ऑक्सीजन काफ़ी लोगों को दी है, ये मानवता ये जो काम में आया है, तो दिल्ली का बचाने के लिए ऐसे लोगों को मैं सलाम बोलता हूँ साहब। पीछे पुरानी दिल्ली के अंदर काफ़ी लोगों ने, मेरे जानकारों ने, जिसमें मैं भी साथ था, हमने ऑक्सीजन दी। लोग बड़े परेशान थे, हम रातों रात ऑक्सीजन लोगों को देते थे और ऐसे लोग आते थे कि देहरादून तक से लोग आए थे कि भाई साहब मेरी बच्ची बच जाएगी, मुझे ऑक्सीजन दिला दो। हमने वहाँ ऑक्सीजन दिलाई, बाकायदा बिल होते थे हमारे पास और हम लोगों को फ्री देते थे। लेकिन जो ऑक्सीजन लेने आ रहा है तो हम उनकी आइडेंटिफाई करते थे बंदा जेन्युइन है या नहीं है, उनसे हम पेपर भी चेक करते थे और पेशेंट की शिनाख्त भी करते थे, तब उनको ऑक्सीजन देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जयप्रकाश जी। मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मैं एक दिव्यांग हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मुझे पहले से हुआ था, तभी से मैंने अपने जीवन को अपना अनुसंधान बनाया और आज मैं थोड़ा बहुत चल सकता हूँ। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो भारत में स्पाइन कॉर्ड इंजरी और गुलिनबैक जैसे गंभीर बीमारियों में जो बिस्तर पे व्यतीत करता है जीवन। मुझे हिंदुस्तान में कहीं भी पता चलता है कि भाई मेरा कोई भाई बहन दिव्यांग जो बिस्तर पे जीवन व्यतीत करता है, मैं वहां तक जाता हूँ। मैं चाहे केरला हो चाहे असम में, अभी मैं जाके आया, डिब्रूगढ़ से भी आगे तिनसुकिया है, वहां पे भी। और अब भी मैं कोरोना मरीजों की मदद इस प्रकार कर रहा हूँ। मैंने एक एम्बेसडर किराया ली है और उस मालिक का भी धन्यवाद को खाली सिर्फ हाजिरी का पैसा मेरे से लेता है और तेल का पैसा लेता है। और जो एमडीएम हॉस्पिटल है मथुरदास माथुर जोधपुर के अंदर, इसके यहाँ पे जो मरीज जिसके संभव नहीं होता है, गरीब होता है कि बॉडी पहुंचानी है, वो भी काम मैं करता हूँ। और मैं रोज का 1000 रुपये खर्च करता हूँ, जिसमें 700 रुपये में 200 रोटी और 300 रुपये में पुदीना धनिया की चटनी, ये मैं कोरोना मरीज के जो गांव से जो लोग आते हैं, अक्षम होते हैं, वो लोग मेरे से लेते हैं और मैं उनको दिल्ली सुबह 3 घंटे की मैं सर्विस देता हूँ। मैं ये बहुत शानदार, वाकई आप भी अच्छा एक इंसानियत काम कर रहे हैं। चलते चलते मैं एक बार अमित मिश्रा जी के पास आऊंगा। अमित, मैंने आपका देखा कि किस तरह से लोग आपके घर के बाहर आते हैं और मान सम्मान से, क्योंकि आपने फ्री नहीं दिया, सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा कैसे दिमाग में आया कि उनका मान सम्मान जो है वो कहीं गिरे ना? बिल्कुल निशाना जी, हमने इस बार उन लोगों को चिन्हित किया जो हमारे और आपके बीच के लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो मांग कर नहीं खाना चाहते, जो मेहनत करके खाना चाहते हैं। लेकिन आज कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में कहीं ना कहीं वो समस्याओं से घिर गए। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम उनकी जो भी मदद करेंगे उसमें उनकी जो पहचान है उसको गोपनीय रखेंगे। कहीं भी सोशल मीडिया पर, किसी भी न्यूज़पेपर में उनको कुछ देते हुए फोटो नहीं खींचेंगे, जिससे कि उनका आत्मसम्मान बरकरार रहे। और यहाँ पर जितने भी समाज सेवी लोग बैठे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई भी आप मदद करें तो प्लीज उनकी फोटो डिस्प्ले ना करें। आपके कार्य बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छे हैं। और पुनः निशाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं यही कामना करता हूँ कि ईश्वर आपके हाथों को और आपकी कलम को और मजबूती प्रदान करे। और जिस तरह से आप समाज को लेकर, पत्रकारों को लेकर और जितने भी हमारे ऐसे वर्ग हैं जिनको कहीं ना कहीं जरूरत है किसी भी चीज की, उनके हक की आप आवाज उठाते हैं और न सिर्फ आवाज उठाते हैं बल्कि उनके लिए कार्य भी करते हैं। इसी तरह भगवान आपको और शक्ति प्रदान करे जिससे कि आप और लोगों का भला कर सके और पत्रकारिता की दुनिया में एक और ऊंचा मुकाम आप हासिल कर सके। वैसे तो आप सीईओ रह चुके हैं चैनल के, लेकिन फिर भी और भी जो अच्छे से अच्छे मुकाम हैं समाज में और देश में वो आपको मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद अमित जी। वाकई मैं कहता हूँ कि इस समय पे जो दौर है वो इंसानियत का दौर चल रहा है और इंसान इंसान के काम आना चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा है साथी हाथ बढ़ाना, और मुझे लगता है साथी जो है एक दूसरे का हाथ बढ़ा के समाज की सेवा में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती है जब आप भी जो है किसी के लिए किसी को फोन करते हैं कि नहीं आज कम से कम उसकी हेल्प कर दी? ये तो एक ऐसी संतुष्टि है जो मतलब आप किसी भी उससे नहीं मिल सकती, जो आपको एक किसी की हेल्प करके मिल रही है। ये मुझसे अच्छा आप जानते हैं और विजय जी बैठे हैं साथ में,
मुझसे अच्छा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो आप लोग कर रहे हो, मतलब मैं तो उसका 1% भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत है, ठीक है, वो अपने जितना मैं कर सकती हूँ उतना हद तक कर पा रही, लेकिन आप लोग तो अपनी लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं। और मेरे को सच में आप लोगों से सीखने को मिल रहा है कि हाँ, कि आप अपने जो आपकी सीमा है उससे ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, और जितनी हेल्प हो सकती है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को। मतलब मैं एक इस चीज का हिस्सा बनी हुई हूँ। बिल्कुल, वाकई इसमें दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा खुशी तब मिलती है जब हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं, किसी के गमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये सभी हमारे वो आज अनमोल हीरे हैं जो आज हमारे सामने आए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर भैया जी का, वीरेंद्र पुंज जी का, अमित मिश्रा जी का, राकेश जी का, विजय गल्होत्रा जी का, कि किस तरह से हम लोग उन्हें रह करके इकट्ठे होकर के आज हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। अंजलि भाटिया जी जो हमारे पत्रकार साथी हैं, श्वेता अरोड़ा, किस तरह से हम लोग जो है वो जुड़े रहे और किस तरह से लगे हुए हैं। संदीप हमारे एक टीम में और हैं कि जो कम से कम सबके साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, रात भर जाग के प्लाज्मा का प्रबंध किया। वाकई अंजलि और संदीप और श्वेता, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग कम से कम इंसान के काम आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।